हेलो एंड वेलकम टू SPMIS एकेडमी एग्ज़ाम एसेंशियल सीरीज़। इस सीरीज़ में मैं आपके साथ में कुछ टॉपिक्स डिस्कस करता हूं, उनसे प्रीलिम्स और मेंस लेवल की आपके साथ एनालिसिस करता हूं और आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं इस लिंक पर। चलिए जी, आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। आज अपने पास में पहला टॉपिक है हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए जी, हॉर्टिकल्चर का बेसिक मीनिंग होता है कि जहाँ वो टाइप का एग्रीकल्चर जहाँ पर फोकस होता है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, प्लांटेशन, जैसा कि आप इन सब चीज़ों को इमेज में देख रहे हैं। इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस, फ्रूट्स एंड ऑल, ये सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन होता है उसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। इंडिया की इकोनॉमी में ये हॉर्टिकल्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, न्यूट्रिशनल इम्पॉर्टेंस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट में ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है। एक बार मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि क्या इम्पॉर्टेंस होती है हॉर्टिकल्चर सेक्टर की इंडिया में। सबसे पहली चीज़ इसकी इकोनॉमिक वैल्यू। अब देखिए, ओवरऑल अगर बात करी जाए तो 14% लैंड जो है, एग्रीकल्चरल लैंड, वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऑक्यूपाई करता है। बट इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 33% है ओवरऑल एग्रीकल्चर में, जितनी भी GVA होता है। सो दिस इंडिकेट्स कि कम लैंड में भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा होता है हॉर्टिकल्चर के थ्रू। ये सब टाइप की जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, इन सब की मार्केट में बहुत डिमांड रहती है और इसी वजह से इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है। फर्दर, हॉर्टिकल्चर में जो क्रॉप्स होते हैं वो जनरली बड़े हाई वैल्यू क्रॉप्स होते हैं। इसकी वजह से वो फार्मर जो हॉर्टिकल्चर करते हैं उन्हें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। साथ ही साथ ऐसे क्रॉप्स जो होते हैं ये न्यूट्रिशन के लिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी अक्सर हम इंडियंस में डेफिशिएंसी है, जिनकी हमारे में कमी है। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कम अमाउंट में बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं, उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिकॉज बहुत कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, इसीलिए जो हमारा हमें जो जब हमारी डाइट डाइवर्स होती है, हम अलग अलग टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो हमको ये थोड़ी थोड़े अमाउंट में अपनी बॉडी में मिलते हैं। और इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें एक डाइवर्स डाइट लेनी होती है, वहाँ पर अपने को ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ईजिली मिल जा रहे होते हैं। सो बोला जा रहा है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं, हमें मिलता है इन हॉर्टिकल्चर क्रॉप के थ्रू। अगली बात है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये जनरेट करते हैं। देखिए, जो अपना हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, इस क्रॉप इनके जो क्रॉप्स जो यहाँ पर ग्रो करे जाते हैं, जो भी चीज़ें ग्रो करते हैं, उन सब में अपने को लेबर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। लेबर इंटेंसिव है ये सेक्टर, इसीलिए ये एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा होता है। फर्दर, इंडस्ट्रियल इनपुट जो है उसके हिसाब से भी इम्पॉर्टेंस है। हॉर्टिकल्चर में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जिसमें मेडिसिन्स हम लोग सप्लाई करते हैं, परफ्यूमरी जहाँ पर परफ्यूम्स मैन्युफैक्चर करे जाते हैं, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इम्पॉर्टेंस होता है। एंड लास्ट एक पॉइंट बोला जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस हमारी जो डाइटरी चॉइसेस होता है उसको डाइवर्स बना देता है। अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं जो हमारे लिए टेस्ट भी मिलता है, साथ ही साथ हमारा न्यूट्रिशन भी मिलता है और हमारे कल्चरल रिक्वायरमेंट को भी सपोर्ट करता है। कल्चर भी हमारा जो है वो ऐसा ही इन डाइवर्स आइटम्स के लिए ही बना हुआ है। डाइवर्सिटी हमारा जो डाइट की होती है वो हमारे कल्चर का भी पार्ट है। तो ये भी बोला जा रहा है कि हमारा कल्चरल नीड्स और न्यूट्रिशनल नीड्स दोनों को फुलफिल कर रहा होता है हॉर्टिकल्चर। अब अगली बात करते हैं कि ये जो हॉर्टिकल्चर की क्या चैलेंजेस हैं हमारे कंट्री में, ज़रा इसको देख लेते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। देखिए, अभी के टाइम पर जो सबसे बड़ा चैलेंज है हॉर्टिकल्चर में, दैट इज़ इनपुट कॉस्ट। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस में चाहे वो फ्रूट्स हों, फ्लावर्स हों या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस एंड ऑल, सब में ही पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र्स ये ज़्यादा अमाउंट में लगते हैं और इन सब की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एज अ रिज़ल्ट, ओवरऑल इनपुट कॉस्ट फार्मर के लिए इंक्रीज़ हो जाती है और फार्मर्स इस हॉर्टिकल्चर सेक्टर में एंटर करने से तब तक नहीं एंटर करते हैं जब तक उनके पास में ओवरऑल कैपिटल ज़्यादा नहीं होती है। दूसरी प्रॉब्लम होती है लॉन्ग सोइंग टू हार्वेस्ट साइकिल। अगर आप रेगुलर किसी क्रॉप की बात करते हैं जैसे कि राइस या वीट, तो इनमें जब आप सोइंग करते हो और जब आप हार्वेस्ट करते हो,
आपका सब चीज़ 3 से 5 महीने तक में हो जाती है। लेकिन हॉर्टिकल्चर में ऐसा नहीं होता है। इसकी वजह से वो फार्मर जो कि छोटे फार्मर हैं, उनके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि वो एक बार सोइंग करे और 5 साल बाद जा कर के हार्वेस्ट होगा। तो वो 5 साल तक के लिए कहाँ से कमाएंगे, कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे, वो उनके पास में तरीके नहीं होते हैं। और ये एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम है कि इसकी जो साइकिल है, सोइंग टू हार्वेस्ट साइकिल, जब आपने सो करा और जब आपने हार्वेस्ट करा, ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है। थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है क्वालिटी सीड्स की कमी हो जाना इस हॉर्टिकल्चर में। देखिए, अगर सीड्स अच्छी नहीं होती हैं तो प्रोड्यूस भी अच्छी नहीं होती है। तो बोला जा रहा है कि अच्छी सीड्स की अगर कमी रहेंगी तो कभी भी अच्छा प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये भी एक चैलेंज है अच्छे हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस नहीं होने का। फोर्थ है कैनोपी मैनेजमेंट। एक बार ज़रा ये देख लीजिए कैनोपी मैनेजमेंट क्या होता है। देखिए, हॉर्टिकल्चर में मान लीजिए हम बात करते हैं आम की, मैंगो की बात करते हैं, तो जो मैंगो का प्लांट जिस जगह पर लगाया जाता है, उस जगह पर बहुत बार मैंगो के जो जो जहाँ पर लीव्स आ रही हैं, जहाँ स्टेम है, उसको इस तरह से कटिंग करनी पड़ती है, उस ट्री को इस तरह से अरेंज करना पड़ता है कि बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ मैंगो प्रोड्यूस हो। इस चीज़ को बोला जाता है कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी मैनेजमेंट का टेक्निकल मतलब है कि जो हमारा ट्री है, जो भी हमारा प्लांट है, इसकी इस तरह से लीव्स काटना, इस तरह से स्टेम्स काटना, उनको अरेंज करना, सिर्फ काटे ही नहीं, उनके बीच में ऐसी स्पेसिंग कर देना, भाई आर्टिफिशियली स्पेसिंग करी जाती है, जैसा आप इस ट्री को देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जगह पर स्पेसिंग करी गई है। तो इनकी जो स्पेसिंग करी जाती है इस तरह से, जिससे कि ज़्यादा गुड क्वालिटी के फ्रूट्स हो पर यूनिट कैनोपी एरिया, इसको बोला जाता है कैनोपी मैनेजमेंट। कैनोपी का मतलब होता है जो ओवरऑल ऊपर का कवर्ड एरिया, इसको कैनोपी बोलते हैं। तो इस पूरे एरिया का मैनेज इस तरह से करा गया है कि बढ़िया क्वालिटी के फ्रूट हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसी को कैनोपी मैनेजमेंट बोला जाता है। इस कैनोपी मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लगती है और बहुत सारे फार्मर्स को इस बारे में उतना पता भी नहीं होता है कि कैसे करनी है। तो बोला जा रहा है कि कैनोपी मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं होता है फार्मर्स जो हमारे हैं, और इसीलिए उतना अच्छा प्रोड्यूस भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है रेनफेड कल्टीवेशन। ज़्यादातर हॉर्टिकल्चर एरिया जो है वो इरेगुलर रेनफॉल वाला भी एरिया हो जाता है। आई एम सॉरी, रेनफेड कल्टीवेशन में बोला जा रहा है कि जो हॉर्टिकल्चरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अगर वो रेनफेड एरिया में कवर्ड है, वहाँ पर एक प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, तो इन दैट केस वो इरेगुलर रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट होते हैं। हम आपको पता है हमारे देश में 75% रेनफॉल मानसून्स के थ्रू होती है। मानसून्स रेगुलरली नहीं होते हैं, कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी लंबे, कभी छोटे, और उससे क्रॉप्स को इफेक्ट पड़ता है। और यही चीज़ होती है हॉर्टिकल्चर के साथ में भी। अगर कम ज़्यादा, कभी लंबे समय तक रेनफॉल नहीं हुई, या कभी बहुत ज़्यादा हो गई बहुत कम टाइम में, तो उससे उतना अच्छा प्रोड्यूस नहीं होता है। और रेनफेड कल्टीवेशन वाला जो हॉर्टिकल्चर है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। सेम चीज़ एग्रीकल्चर में भी वैसे ही पड़ रही होती है। नेक्स्ट है इनएडिक्वेट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, अगर फ्रूट्स की बात करें, फ्लावर्स की बात करें, तो इनको इमीडिएटली आपने ट्री से निकाला, इनको जल्दी से जल्दी स्टोर प्रॉपर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। अगर इनको फूड प्रोसेसिंग के लिए जाना है तो फूड प्रोसेसिंग करनी, या किसी भी काम में लगाना है, जल्दी लगाना होता है। इसीलिए हार्वेस्ट के बाद में जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, ये प्रॉपर होना चाहिए। तो ये एक बात बोली जा रही है कि ये भी एक हॉर्टिकल्चर सेक्टर का एक चैलेंज है कि अगर ये नहीं हो तो उतना काम नहीं है। लास्टली बोला जा रहा है लिमिटेड मार्केट इन्फॉर्मेशन, कि भाई जो फार्मर्स होते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस के, उनको उतना ज़्यादा रियल टाइम उनको मार्केट की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि कब किस चीज़ की कितनी डिमांड है, और उसी अकॉर्डिंग वो अपने जो प्रोड्यूस होती है उसको नहीं कर पाते हैं, कब उनको क्या प्रोड्यूस करके मार्केट में रिलीज़ करना है। जो इन्फॉर्मेशन है, रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन, किसके दाम ज़्यादा हैं किसके कम, वो उनको उतना नहीं हो रहा होता है। तो ये एक चैलेंजेस है। अब बात करते हैं कि भाई इसके सॉल्यूशन क्या है। तो देखिए, इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए सरकार सब्सिडीज़ और क्रेडिट एक्सेस कर सकती है। जो पुराने ऑर्चर्ड्स होते हैं, देखिए जो बाग होते हैं, ऑर्चर्ड्स मतलब बाग जहाँ पर प्रोड्यूस करा जाता है, उसके जो पुराने बाग होते हैं जनरली उनकी जो यील्ड होती है वो कम हो जाती है कंपेयर टू नए। धीरे धीरे मिट्टी की फर्टिलिटी कम हो जाती है। जिस जो डेंसिटी होनी चाहिए, आप कितने दूर पर कौन सा पेड़ लगाओ, कौन सा
फ्लावरिंग प्लांट लगाओ, वो डेंसिटी भी बिगड़ने लग जाती है। तो जो पुराने ऑर्चर्ड्स हैं उनको जनरली रिप्लेस करा जाता है नए ऑर्चर्ड से या नए तरीकों से उसमें लगाया जाता है। तो ये बोला जा रहा है ये सोल्यूशन है। थर्ड है क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल, बढ़िया सीड्स होनी चाहिए और नर्सरीज जो सर्टिफाइड नर्सरीज हैं वहाँ से ही प्लांट्स मिले तो ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस होगा। इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, ये आप समझते ही हैं, कई बार आपने पढ़ा भी होगा कि जो ड्रिप इरिगेशन होता है, स्प्रिंकलर होते हैं, जैसे यहाँ पर ये ड्रिप इरिगेशन है जिसमें पाइप के थ्रू करा जाता है, या ये स्प्रिंकलर होते हैं जिसमें ऐसे स्प्रिंकलर से करा जाता है, तो ये करने से बेटर प्रोड्यूस होती है। पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करें, वेयर हाउसिंग अच्छी हो, स्टोरेज अच्छा हो, ट्रांसपोर्टेशन। देन ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज बेटर हो, अच्छे ट्रेंड प्रोफेशनल हो जो कि कैनोपी मैनेजमेंट में सिखाएं फार्मर्स को, उनको बताएं। मार्केट इंटेलिजेंस ज़्यादा अवेलेबल हो, अगर फार्मर्स के पास में उनको पता हो कि भाई रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है। एंड जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग एंड प्रिसिशन फार्मिंग है उसको इम्प्लीमेंट करा जाए। ये प्रिसिशन फार्मिंग क्या होती है, ये हमारा ही अगला टॉपिक होने वाला है, तो मैं इसी टॉपिक पर अब आ जाता हूँ कि प्रिसिशन फार्मिंग ये हमारा सेकेंड टॉपिक है डे का। प्रिसिशन फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसे टाइप की फार्मिंग जहाँ पर जो इनपुट्स होते हैं जैसे कि वाटर, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इनको एक्यूरेटली डाला जाता है बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। देखिए हमारे देश में फार्मर्स जो होते हैं, जो फील्ड में वाटर देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें अंदाज के हिसाब से करते हैं। अंदाज मतलब जितना उन्हें लग रहा है चाहिए या जितना उनको लगता है कितना डाला जाता है, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। जितनी रिक्वायरमेंट है कई बार उससे ज़्यादा हो जाता है, कई बार उससे कम हो जाता है। अब प्रिसिशन फार्मिंग में आइडिया होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आपको जितना चाहिए इनपुट आप उतना ही दो। इससे क्या होता है, ऑप्टिमाइज हो जाती है क्रॉप यील्ड, कम से कम इनपुट में ज़्यादा से ज़्यादा है, एंड वेस्टेज नहीं होता है। इसको बोलते हैं रिसोर्स एफिशिएंसी। ज़्यादा नहीं लगा, कम भी नहीं लगा, क्रॉप भी ज़्यादा ग्रो कर गया और ऐसा नहीं कि पैसे की बर्बादी हुई। इसको बोलेंगे प्रिसिशन फार्मिंग। इसमें जनरली इन ड्रोन्स की यूज़ करी जाती है। ड्रोन्स उस एरिया को एनालाइज करते हैं। ऐप्स का यूज़ यहाँ पर करा जाता है। ऐप बताती है कि किसी जगह पर कितना पानी है, कम है। फ्लावर की या ट्री प्लांट की फ़ोटो लेके भेजी जाती है तो वो ऐप डिटेक्ट कर लेती है एआई के थ्रू कि उसमें कैसा कलर है, क्या उसमें कोई इंसेक्ट है, नहीं है, क्या होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर इस टाइप के जो ड्रोन्स होते हैं इनका भी यूज़ करा जाता है। सॉइल मॉइस्चर स्टेशन होते हैं, बहुत सारे इसमें इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी का यूज़ रहता है जिससे क्रॉप का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन करना है। डेटा और प्रिसाइज मेजरमेंट, ये यहाँ के लिए दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं यहाँ पर। अब अगली बात करते हैं कि ये प्रिसिशन फार्मिंग के की फीचर्स क्या हैं। तो सत्यजीत सर ने सितंबर के मंथ में इन चीज़ों को कवर करा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं उसी पूरी बात को यहाँ पर ले आया हूँ। पहली बात तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। यहाँ पर जीपीएस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको कवर करा जाता है, इनको यूज़ करा जाता है। डेटा स्पेसिफिक मैनेजमेंट, यहाँ पर डेटा जो है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, क्या कितनी कैसी क्रॉप की हेल्थ है, न्यूट्रिएंट का लेवल कितना है, और उसी के बेसिस पर डिसीजन लिए जाते हैं। यहाँ पर पूरी की पूरी फील्ड को एक जैसा नहीं रखा जाता है, रादर फार्मर को बताया जाता है कि किस तरह से आप एक ही फील्ड के हर एक पार्ट को अलग अलग देखो और हर जगह की अलग कंडीशन है। ऐसा नहीं कि पूरी फील्ड में उठा करके इक्वल अमाउंट में फर्टिलाइज़र डाला, नहीं, वो गलत है। जहाँ ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पहले से ही फर्टाइल है सॉइल, वहाँ कम डालो, जहाँ कम है वहाँ ज़्यादा डालो। तो इसको बोलते हैं साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट करना। और फोर्थ बात है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, रिसोर्स एफिशिएंसी करना। देखिए इससे बेनिफिट क्या होते हैं, तो पहला रिसोर्स बेनिफिट होता है। अब अगर कम रिसोर्स में ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो कॉस्ट सेविंग भी होने लग जाती है, और अगर कॉस्ट सेविंग होती है तो एज अ रिजल्ट फार्मर की जो इनकम होती है वो इनकम भी बढ़ जाती है, ये भी बोला जा रहा है। क्रॉप की यील्ड भी बढ़ जाती है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। लेबर एफिशिएंसी है भाई, अगर आपको पता है कि ज़्यादा आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, रिक्वायर्ड डालना है, तो आपका कम लेबर में ही काम हो रहा है, वरना आपका ज़्यादा मेहनत लगती है। सिमिलरली आपको पता है कि अगर कम पानी में हो जाएगा काम तो ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है, लेबर एफिशिएंसी आपकी आती है। रिसोर्स तो है ही है, लेबर भी एफिशिएंसी, एंड बेटर डिसीजन मेकिंग आपकी हो रही होती है। एज अ रिजल्ट आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाते हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हॉर्टिकल्चर में। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है,
ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो लिखी गई बातें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स में आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद में मैंने यहाँ पर प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप इनको भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना आंसर आप सबमिट कर सकते हैं। दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू।